औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सायरा सईद। आज की बैठक में अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को और किसान भाइयों को खुशामदीद कहते हैं। आज की बैठक में हम बात करेंगे भिंडी के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भिंडी की काश्त का जो वक़्त है वो फरवरी से मार्च के दरमियान होता है। तो इसलिए बहुत से किसान भाइयों की फ़रमाइश पे हमने आज का जो प्रोग्राम है वो भिंडी के बारे में रखा है और हमारी बैठक का मौज़ू है भिंडी की बेहतर पैदावार और निगहदाश्त के लिए खुसूसी तदाबीर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भिंडी हमारे मौसम गर्मा की अहम और नकदावर फसल है और हमारे किसान भाइयों का इसकी काश्त की तरफ काफी रुझान भी बढ़ रहा है, वो तवज्जो दे रहे हैं। इसीलिए आज का जो बैठक है उसके लिए खुसूसी मौजू चुना गया है। आज की बैठक में हमारी जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान है वो मिस राशिदा असलम है, जो कि साइंटिफिक ऑफिसर है यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम, आज हम भिंडी के बारे में बात करेंगे कि भिंडी को किस तरीके से काश्त किया जाता है और क्या इसके लिए मौजूद इलाके हैं और मौसम है। तो मेरा सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि पाकिस्तान में हम कौन से इलाके हैं जहाँ पे हम भिंडी को काश्त कर सकते हैं जो इसकी काश्त के लिए मौजूद है? जी मैम। हाँ जी, सबसे पहले तो ये बात है कि भिंडी तोरी जो है वो जैसा कि आपने इसका इंट्रोडक्शन करवा दिया है, मौसम गर्मा की जो एक नकदावर और मकबूल तरीन सब्जी है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो भिंडी की काश्त होती है वो भारत में होती है और जो पाकिस्तान है ये तीसरे नंबर पे आता है भिंडी की फी एकड़ पैदावार के लिहाज से। वैसे तो ये पंजाब के बहुत सारे इलाकों में काश्त की जाती है, लेकिन ये इसके ज़्यादातर काश्त के इलाके जो हैं वो कमालिया, साहिवाल, फैसलाबाद और चिश्तियाँ शामिल हैं। और भिंडी जो है वो ग़िज़ाई एतबार से भी इसकी बहुत अहमियत है। इसको हम वैसे भी बनाते हैं और गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। भिंडी जो है वो जिस्म को मुतवाज़न रखती है और इज़ाफ़ी वज़न को जो है वो कम करती है, क्योंकि इसमें हयातीन, मादनी नमकियात, लोहा, चूना, आयोडीन और फ़ॉस्फ़ोरस काफ़ी मिक़दार में पाए जाते हैं। तो इसलिए जो है ना भिंडी की वो बहुत ज़्यादा अहमियत है। जी मैम, शुक्रिया। तो मैम अगर हम भिंडी की वैराइटीज के बारे में बात करें कि कौन सी हमारे पास देसी वैराइटीज भी हैं, हाइब्रिड वैराइटीज भी हैं, तो अगर आप थोड़ा सा उनके बारे में बता दें कि कौन सी वैराइटीज जो है वो ज्यादा पैदावार के लिए अच्छी हैं और इनको जो है अगर हम खाने के लिए इस्तेमाल करें, पकाने के लिए, अपनी सब्जी के लिए, तो कौन सी वैरायटी अच्छी है और अगर तो हम मार्केट के लिए इस्तेमाल करें, कुछ काश्तकार भाई जो है वो उसको मार्केट वैल्यू के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए कौन सी वैरायटीज जो है वो उगानी चाहिए और उनका ज्यादा अच्छा जो है वो इम्पैक्ट आता है, हाँ जी, नफा बखूबी। जी सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास 2 तरह की वैराइटीज़ होती हैं, एक हाइब्रिड होता है और एक देसी वैराइटी होती है। अगर हम देसी की बात करें तो उसमें टेस्ट ज़्यादा होता है। जो हम कहते हैं कि पैदावार उसकी मुनासिब होती है, लेकिन अगर हम फ्रूट की क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो उसकी जो है वो उसका टेस्ट ज़्यादा होता है, उसमें वाटर कंटेंट कम होते हैं। अब अगर उसके साइड बाय साइड अगर हम हाइब्रिड हाइब्रिड की तरफ आ जाएँ, तो उसमें पैदावार ज़्यादा होती है, लेकिन उसका कोई टेस्ट नहीं होता। तो अब ये हमारे कंज़्यूमर की प्रेफ़रेंसेस हैं कि उसने अगर टेस्ट के लिए पकानी है, टेस्ट के लिए मतलब करना है, तो वो जो है देसी को चूज़ करेगा और अगर उसने वैसे ही लेनी है, पैदावार लेनी है ज़्यादा, तो वो फिर जो है वो हाइब्रिड की तरफ जाएगा। इसमें भी 2 तरह है कि मतलब देसी हमारा ये ब्रीडिंग का इंस्टीट्यूट है। हमारी यहाँ की जो अप्रूव्ड वैरायटी है वो सब्ज़-परी है, ये देसी वैरायटी है। डिफरेंट सीड कंपनीज़ जो हैं वो हमें अपने सैंपल्स दे के जाते हैं, हमें अपनी वैराइटीज़ दे के जाते हैं। अमूमन फार्मर्स को जो है ना वो मतलब करने के लिए कि F1 या हर उन्होंने वैरायटी के साथ जो है वो F1 या हाइब्रिड लिखा होता है। हम लोग हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो टेस्ट करता है कि ये आया हाइब्रिड है या कि नहीं है। हम उसके साथ अपनी जो अप्रूव्ड वैरायटी देसी वैरायटी है वो लगाते हैं। तो हमारे पास जो है वो एक सीज़न में 25 से 30 जो है ना वो वैराइटीज़ आती हैं डिफरेंट सीड कंपनी से। जब हम उनको टेस्ट करते हैं, हार्डली कोई 2 या 3 ऐसे हमारे पास हाइब्रिड्स आते हैं जो कि हमारी देसी वैरायटी से उनकी यील्ड 1 या 2 टन, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। 1 या 2 टन जो है वो उसका डिफरेंस आता है। जो भिंडी है इसमें यील्ड का इतना मसला नहीं है, इसमें ज़्यादातर ये होता है कि हम डिज़ीज़ रेज़िस्टेंट या डिज़ीज़ टॉलरेंट वैराइटीज़ वो प्रोड्यूस करें। यील्ड का इसका इसमें इतना इश्यू नहीं होता। अगर हम पैदावार की बात करते हैं ना, तो इसमें पैदावार का इतना इश्यू नहीं है। इसमें जी ज़्यादा मैम। जो है ना, वो इसकी बीमारियों को कंट्रोल करना है। जी मैम, वो हमारे पास
किस हाइब्रिड वैरायटीज जो है वो हमारे पास ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट है, या हमारे पास जो देसी इकसाम है, जैसे आपने सब्ज परी का नाम लिया है, तो अगर ये ज्यादा डिजीज रेजिस्टेंट, अगर हम अपने फार्मर्स को रिकमेंड करें कि वो कौन सी वैरायटी लगाए जो डिजीज रेजिस्टेंट हो, जिसपे पेस्ट का अटैक कम हो? इसमें ऐसा है कि जो हमारे की जब ये सब्सपरी जो सिफारिश करदा किस्म है, जब जिस टाइम पे ये अप्रूव हुई थी उस टाइम पे तो ये कीड़ों और बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत रखती थी। लेकिन वक़्त के साथ-साथ जो है ना, अब हमारी इंशाल्लाह पाइपलाइन में है एक वैरायटी जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो है वो अप्रूव हो जाएगी। वो बीमारी के खिलाफ भी उसके अंदर ज़्यादा कुव्वत मुदाफ़ियत है एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स की तो हम बात ही नहीं करते कि उनमें वो डिज़ीज़ टॉलरेंट हैं। उसमें तो सिर्फ यील्ड का ही होता है और फार्मर्स को ज़्यादातर जो है वो यील्ड से ही कंसर्न होता है। लेकिन चूँकि इस पे बहुत ज़्यादा स्प्रे होते हैं, तो कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं जो कि कहते हैं कि हमें डिज़ीज़ टॉलरेंट जो है ना वो वैराइटीज़ मिलें, ताकि जो हमारा पेस्टिसाइड का खर्चा है वो कम हो सके। जी मैम, बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने बीज की बात कर लिया, इसके बाद हमारे पास जो आता है वो हमारे पास जमीन की तैयारी के लिए आता है कि हम भिंडी की काश्त के लिए जमीन की तैयारी जो है उसको किस तरह से करें। टनल फार्मिंग भी की जाती है, खुले खेत में भी इसको लगाया जाता है, तो इसके लिए किस तरह से की रिकमेंडेशन जो आप हमारे किसान भाइयों को देंगे कि वो जमीन की तैयारी जो वो करें, जिससे हमारी पैदावार भी अच्छी आए और ये अटैक जो है वो ये भी कम हो डिजीज का या पेस्ट का? इसमें ऐसा है कि जो भिंडी है, जैसे कि ये पता है कि गर्मियों की फसल है, तो इसके लिए गर्म मरतूब आबो-हवा की ज़रूरत होती है। और अगर 18 डिग्री से टेम्परेचर कम है, तो इसका उगाव मुमकिन नहीं है। हम टनल फार्मिंग की तरफ यही है ना, ऑफ सीज़न में हम जाते हैं। अगर 18 डिग्री से टेम्परेचर कम है, तो इसका उगाव नहीं होना। और इसकी अच्छी बढ़ोतरी के लिए जो है वो 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। अगर तो हम टनल के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, तो टनल फार्मिंग की तरफ जाएँ, अदरवाइज़ नहीं। अब भिंडी की जो काश्त है वो ज़्यादातर फरवरी के एंड में, मतलब जब देख लिया जाता है कि टेम्परेचर जो है वो 18 से बिलो ना आ जाए, उस टाइम पे इसकी बजाई कर दी जाती है। अगर तो टेम्परेचर जो है वो 18 से कम है, तो इसकी उगाव मुमकिन नहीं है। टनल में हम जो है वो तकरीबन 4 से 5 डिग्री जो है ना टेम्परेचर, वो बाहर से उसका टेम्परेचर खुले मैदान से टनल के अंदर जो है वो 5 डिग्री कम है। मतलब अगर बाहर टेम्परेचर 10 है, तो टनल में हम जो है ना वो 15 टेम्परेचर कर सकते हैं टनल से, शीट बिछा के टनल फार्मिंग से। तो उसमें ये है कि अगर हम नॉर्मल सीज़न में 15 फरवरी के बाद लगा रहे हैं, तो हम फरवरी के स्टार्ट में टनल में लगा दें। उसमें ये है कि उगाव हो जाएगा, जब उगाव हो जाएगा तो मार्च के शुरू में जो है वो टनल को आप ओपन कर दें, ताकि उसका जो है ना वो हम अमूमन जो है बजाई के 45 से 50 दिन बाद जो है वो फल लेना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम नॉर्मल सीज़न में लगाएँगे, 15 फरवरी में लगाएँगे अगर लगाते हैं, तो हमें अप्रैल के स्टार्ट में हम फल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऑफ सीज़न की बात करते हैं या टनल फार्मिंग की बात करते हैं, तो हम 15 मार्च को, यानी कि 15 दिन पहले अगर लगाएँगे, तो 15 दिन पहले फल लेना शुरू कर देंगे। तो ये है कि अगर हम अर्ली लगाएँगे, अर्ली फ्रूट हासिल करेंगे, तो उसमें मार्केट की हमें प्राइस जो है वो अच्छी प्राइस में हमें हमारी प्रोड्यूस जो है वो सेल हो जाएगी। अब आप बात कर रही थी ज़मीन की तैयारी के लिए, इसके लिए जो ज़मीन की तैयारी है, उसमें हमें जो है वो ज़मीन ज़रख़ेज़ मेरा और बेहतर निकास वाली ज़मीन, जिसकी सॉइल पीएच या तेज़ाबी असासियत 6.5 से लेकर 7.8 तक हो, वो इसके लिए बेस्ट सॉइल है, कंसीडर की जाती हैं। और जब आपने काश्त करना है, उससे 1 महीना पहले आपने गोबर की गली सड़ी खाद जो है 12 से 15 टन फ़ी एकड़ के हिसाब से मिला देनी है। और उसके बाद जो है उसको यकसा खेत में बखेर के 2 से 3 मरतबा हल चला देना है। इससे क्या होगा, उसके बाद बखेर के उसके बाद आपने पानी लगा देना है, और फिर पानी लगाने से ये होगा कि उस ज़मीन में पहले से मौजूद जो भी जड़ी-बूटियों के बीज होंगे वो उग जाएँगे। फिर उसके बाद 2 से 3 मरतबा सुहागा चला के, हल और सुहागा चलाकर ज़मीन को तैयार कर लेना है बिजाई के लिए। अब जब बिजाई करनी है तो उसके लिए क्या लेआउट होना चाहिए, उसमें ये है कि 75 सेंटीमीटर के फासले पर हम उसकी खालियाँ या पटरियाँ बना लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हम बिजाई कर लेते हैं। हाँ जी मैम, ठीक है।
तो ये जो हम पटरियां बना रहे हैं या पटरियां बनाते हैं, उनका हमारे पास जो लगाते हैं, उनका रो टू रो डिस्टेंस कितना, फिर जो हम हाँ जी, बीज डालते हैं भिंडी का, उसका सीड टू सीड डिस्टेंस जो है वो कितना मेंटेन रखते हैं? हाँ जी, उसमें ये है कि रो टू रो डिस्टेंस जो है या पटरी से पटरी का फासला वो 75 सेंटीमीटर है, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस एक पौधे से लेकर दो दूसरे पौधे का दरमियानी जो फासला है वो तकरीबन 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें यह है कि अगर अच्छे उगाव वाला हमारे पास बीज है तो वो 10 से 12 केजी 12 किलोग्राम जो है वो फी एकड़ मुनासिब है। अगर उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज वो 90% है। अगर उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज कम है तो हमें बीज की मिकदार जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक मैम, हम जैसे अब ये हमारे फरवरी में हम कास्ट करेंगे, स्प्रिंग्स होंगे हमारे पास, और आगे इसके हमारे पास जो सीड रेट है वो चेंज है। अगर हम गर्मी और सर्दियों की कास्ट का मुआवजा करें बुआई का, तो क्या डिफरेंस है, कितना सीड रेट जो हम इस्तेमाल करते हैं स्प्रिंग सीजन के लिए और समर सीजन के लिए? इसमें ऐसा है कि ये भिंडी तोरी की जो काश्त है वो साल में 2 दफ़ा होती है। एक होती है फरवरी मार्च में और एक होती है जून जुलाई में। अब जो फरवरी मार्च होता है ये सर्दियों से हम गर्मियों की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसमें एकदम से मौसम ठंडा हो जाता है और एकदम से गर्म हो जाता है जब शुरू होता है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बजाई करके अभी बजाई करके फ़ारिग होते ही हैं फरवरी के एंड पे, तो मार्च के शुरू में बारिशें हो जाती हैं। मतलब हम लोगों ने जो है वो वेदर फ़ोरकास्ट को देखते हुए देख लेना है कि अगर आइंदा 2-3 या 1 हफ्ते में जो है बारिश नहीं आ रही तो तब हमने बिजाई करनी है। और अब जब हम फरवरी-मार्च में बिजाई करते हैं ना, इसमें सीड रेट की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि टेम्परेचर कभी कम होता है और कभी हाई हो जाता है। इसमें जो सीड रेट है वो हमें 10 से 12 किलो चाहिए। और जब हम जून-जुलाई में करते हैं तो तब हमें जो है ना वो तकरीबन 6 से 8 केजी जो है वो इतना सीड इनफ होता है। जी। इसमें बीज क्यों ज़्यादा की ज़रूरत है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम बिजाई करते हैं फ़ौरन बारिश हो जाती है, जो ज़मीन के अंदर बीज होता है, नमी ऑलरेडी होती है, तो बीज गल जाता है। गैप फिलिंग के लिए या दोबारा सोइंग करने के लिए बीज की ज़रूरत होती है, इस वज़ह से इसका सीड रेट जो है वो ज़्यादा है। ठीक। मैम, जैसे आपने कहा कि हम अगर फरवरी में जो टेम्परेचर है, जैसे अगर हम अपने पिछले हफ्ते का टेम्परेचर देखें तो धूप थी, लेकिन इस हफ्ता जो वो बारिश का मौसम था। तो अगर हम हुँ, काश्तकारों ने बिजाई कर चुके हो, वो सोइंग कर चुके हो बीज की, और बारिश आ जाए या बारिश का मौसम हो जाए, टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट है भिंडी के फसल पे, तो उसके लिए क्या फिर एहतियाती तदाबीर करें फार्मर्स के, जो है उनकी जर्मिनेशन जो है वो सीड की अच्छी आ जाए, क्योंकि मोस्टली होता है कि बारिश हो जाएगी, पानी ज्यादा हो जाएगा तो जर्मिनेशन नहीं होगी सीड की। तो हुँ। भिंडी वो 15 दिन बाद, जब 20 दिन बाद किसान काश्तकार भाई को पता चलेगा कि जर्मिनेशन तो ही नहीं है। नहीं, इसमें ये है कि सबसे पहले तो जब आपने इसकी सोइंग करनी है ना, जब इसकी बिजाई करनी है, तो सीड को पहले ट्रीट कर लेना है। किसके साथ? फंजीसाइड के साथ। और फंजीसाइड का क्या नाम है? टॉप्सन एम है, और उसकी कितनी मिकदार है? 1 किलो जो सीड है उसके लिए 5 ग्राम टॉप्सन एम से हमने सीड को ट्रीट कर लेना है। कितनी देर पहले? मतलब अगर आपने कल बिजाई करनी है तो आपने कम से कम उसको 24 घंटे पहले जो है ना वो सीड को ट्रीट कर लेना है। करके फिर आपने फंजीसाइड के साथ ट्रीट करके आपने इसकी बिजाई कर देनी है। लेकिन अब मतलब हम लोग इतना एडवांस हो गए हैं, सोशल मीडिया है हमारे पास, इंटरनेट है हमारे पास, तो मतलब मोस्टली जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो वेदर फोरकास्ट को देखते हुए ही बिजाइयाँ करते हैं। अगर तो आपने बिजाई कर दी, फौरन बारिश हो गई तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा। आपने ये देख लेना है कम से कम 10 दिन तक जो है ना वो अगर बारिश नहीं आ रही ना, इसकी 8 से 10 दिन बाद जर्मिनेशन हो जाती है। अगर हमने यकम को सोइंग की है तो 8 जो तारीख है ना उसमें बीज उगना शुरू हो जाएँगे, 10 तक उगते रहेंगे। उसके बाद अगर बारिश हो जाती है तो वो सीडलिंग है वो सर्वाइव कर जाती हैं। लेकिन जब हम बिजाई करते हैं उसके बाद हम फ़ौरन पानी लगा देते हैं। पानी लगा दिया, ऊपर से और बारिश आ गई, तो बीज जो है उसने गल जाना है। तो उससे हमारी जर्मिनेशन नहीं होनी। लेकिन इतना ख़्याल कर लें बिजाई से कि कम से कम जो है ना वो 10 दिन का वेदर फ़ोरकास्ट देखते हुए अपनी बिजाइयाँ मुकम्मल करें। हाँ जी मैम।
हाँ मैम, अगर टेम्परेचर हम एक दफा फिर से अगर बता दें कि हमारी जो मौसम गर्मा की जो काश्त है या मौसम सरमा की काश्त है, तो हमारे लिए भिंडी के लिए सूटेबल टेम्परेचर कौन सा है? क्योंकि टेम्परेचर बहुत मैटर करता है बीज की जर्मिनेशन के लिए, कि उसकी हाँ जी। जर्मिनेशन है वो अच्छे से होनी चाहिए। तो टेम्परेचर कौन सा सूटेबल है जिसमें हमारे पास उसकी सीड की जर्मिनेशन भी अच्छी होती है और पैदावार भी हमारे पास अच्छी आती है? जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर दर्जा हरारत 18 डिग्री से कम है, तो इसका उगाव मुतासिर होगा। ठीक हो गया? तो उसके लिए ये होगा कि कम से कम अगर 18 से अगर अबव है ना, तो आपकी जर्मिनेशन अबव 80 होगी, ये श्योरिटी है। लेकिन इसकी अच्छे उगाव के लिए और बढ़ोतरी के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है ना, वो 25 से 30 डिग्री है। यही फ़र्क है कि जब हम फरवरी-मार्च में सोइंग करते हैं, तो जर्मिनेशन कम आती है, सीड रेट ज़्यादा की ज़रूरत होती है। जब हम जून-जुलाई में करते हैं, उस टाइम पे सीड रेट कम होता है और जर्मिनेशन हमारी 100% होती है। जी मैम, ठीक है। हम लोग अब सीड सो भी कर लिया हम लोग ने, सीड टू सीड टेम्परेचर भी मेंटेन कर लिया। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आती है वो इरिगेशन की आती है। आपाशी जो है वो उनको किन मरहलों में करना चाहिए? सोइंग के फौरन बाद आपाशी कर लेनी चाहिए, या कितनी आपाशी, कितनी दफा पानी देना चाहिए, और किस तरीके से पानी देना चाहिए? ड्रिप इरिगेशन या फ्लड इरिगेशन, क्या मेथड है इसके लिए? इसमें ये है कि बजाई के फ़ौरन बाद हम आबापाशी कर देते होते हैं और ये देखना है इसमें ख़ुसूसन वेजिटेबल्स में ये होता है कि ये काफ़ी सेंसिटिव क्रॉप होती हैं। तो जब आपने पानी इसको लगाना है, तो पानी इतना ज़्यादा नहीं लगा देना कि पटड़ियों के ऊपर ना चढ़े। यानी कि जहाँ पे आपने बीज लगाया है, वहाँ तक सिर्फ़ पानी की नमी पहुँचे, रेस जिसे कहते हैं। अगर पानी पटड़ियों के ऊपर चढ़ गया है, तो उससे हवा का अमल-दखल जो है ना, वो कम हो जाता है और रुक जाता है। और जिससे उगाव मुतासिर होता है। पानी इतना हो कि सिर्फ़ पानी की नमी जो है वो बीज तक जाए, ठीक है? तो उससे जर्मिनेशन जो है अच्छी है। उसके बाद शुरू में जैसे अब फरवरी-मार्च है तो उसमें जो है ना वो आप इंटरवल वीकली रखेंगे और सॉइल कंडीशन को देखते हुए, फील्ड कंडीशंस को देखते हुए आप हफ़्ते बाद जो है वो पानी लगा देंगे। अब जैसे-जैसे हम मार्च-अप्रैल की तरफ जाते हैं, गर्मी बढ़ती जाती है। तो उस सूरत में भी आपने देख लेना है कि जब ज़्यादा टेम्परेचर है 30-40 के करीब पहुँच गया है तो आपने हर चौथे दिन बाद जो है ना वो आबापाशी कर देनी है। और उसके साथ-साथ वेदर फ़ोरकास्ट को देखते हुए कि ये ना हो कि आज आपने पानी भर के लगा दिया है, अगले दिन फिर बारिश हो गई है, वो भी मसला होगा। तो लिहाज़ा वेदर फ़ोरकास्ट को देखते हुए और सॉइल कंडीशन को, फील्ड कंडीशंस को देखते हुए आपने आबापाशी करनी है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने हफ्ते बाद ही देना है या 4 दिन बाद देना है। ये आपका डिपेंड करता है सॉइल कंडीशन को, फील्ड कंडीशंस को देखते हुए। जी मैम, बहुत शुक्रिया। और मैम, अगर हम जैसे हम कहते हैं कि फ्रूटिंग स्टेज पे आ रही है या फ्लावरिंग स्टेज पे आ रही है, तो उस पे भी कोई आपाशी का है कि अगर फल लग रहा है, जैसे भिंडी जो लग रही है, तो उस पे आपाशी करें या उस पे आपाशी कम करें? इस सिलसिले में कोई रहनुमाई फरमा दे किसान भाइयों की। नहीं, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अब देखिए ना प्लांट की अच्छी बढ़ोतरी के लिए उसको हर चीज़ की ज़रूरत है। न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, उसको पानी की ज़रूरत है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती रहे। मतलब कि जैसे अब पौधे उगे हैं, तो उसके साथ जो जड़ी-बूटियाँ हैं अगर वो भी आ जाएँ तो ज़ाहिर है वो इरिटेट करेंगी। उसको भी हमने जो है वो वीडिंग करनी है, गोडी करनी है, मुनासिब वक़्त पे जड़ी-बूटियों से पाक रखना है। पानी का मुनासिब जो है वो इस्तेमाल करना है, उसको आबापाशी करनी है। खादों का इस्तेमाल जो कि अभी हम बिजाई तो कर चुके हैं लेकिन जो ज़मीन की तैयारी वो कैसे करनी है ये तो बताया नहीं हम लोगों ने। तो उसमें ये है कि जो कीमियाई खादों का जो इस्तेमाल है, उसके लिए ये है कि बुवाई के वक़्त जो है वो नाइट्रोजन 25 किलोग्राम, फास्फोरस 35 किलोग्राम और पोटाश 35 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से डालना ज़रूरी होता है। अब ये किलोग्राम में बता दी है, ये कितने-कितने बैग बनेंगे। नाइट्रोजन 25 बताई है, फास्फोरस 35 और पोटाश 25 किलो। 1.5 बोरी डीएपी, 1 बोरी अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट और 1 बोरी पोटाश। ज़मीन की तैयारी के वक़्त ये इन खादों का आपने इस्तेमाल करना है। और जब फ्रूटिंग स्टेज पे होगी भिंडी, तो आपने हर 5 से 6 तुड़ाइयों के बाद 15 से 20 किलो जो यूरिया है वो आपने ज़मीन में उसको ऐड कर देना है।
जी मैम। मैम अगर जैसे कि हमारा पौधा है वो उसका कद में बड़ा हो रहा है, तो जिस नोड टू नोड हमारे पास भिंडी जो है वो लगती है, तो नोड टू नोड डिस्टेंस का क्या इफेक्ट है, कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए जिसपे हमारे पास एक पौधे पे ज्यादा भिंडी जो है वो लगेगी और ज्यादा हम लोग को फल मिलेगा। नोड टू नोड डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सी रहनुमाई फरमा दें। नहीं, इसमें ये होता है कि जो है ज़ाहिर है जितना नोडल डिस्टेंस कम होगा उतने हर नोड पे, हर एवरी नोड पे जो है वो भिंडी लगती है। तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी प्लांट हाइट ज़्यादा हो जाएगी, उतना ही उसकी पिकिंग मुश्किल होगी। और जितना नोड टू नोड डिस्टेंस कम होगा, उतनी उसकी ईज़िली पिकिंग हो जाएगी। इसकी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट होती है और ये प्लांट की जो शेप है वो इरेक्ट टाइप है, ठीक है? तो शुरू में जो है हम वो इसकी पिकिंग्स हर चौथे से तीसरे से चौथे दिन बाद जो है ना वो इसकी पिकिंग लेते हैं, उसकी तुड़ाई लेते होते हैं सब्जी के लिए। और फिर तकरीबन 5 तुड़ाइयों के बाद जो है ये फसल अपनी जोबन पे आ जाती है, तो फिर हर दूसरे दिन इसकी फ्रूट की पिकिंग करते हैं। जी मैम, हम लोग जो भिंडी है इसके पौधों को काट दें अगर, क्योंकि फिर ये हो कि इसकी लंबाई कम और फैलाव ज्यादा हो, ताकि इंटरनोडल डिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम हो और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा जो है वो फ्रूट जो है वो हमें मिल सके। और इससे ज्यादा अगर जो किसान भाई हमारे मार्केट के लिए यूज कर रहे हैं, वो ज्यादा एकड़ पे भिंडी की काश्त कर रहे हैं जिसको वो मार्केट तक लेके जाते हैं, तो उनके लिए ये फायदामंद हो। तो अगर आप उसकी कटाई के बारे में बता दें कि हम पौधों की किस तरह से कटाई करें ताकि जो है हमारे पास उनका फैलाव ज्यादा हो, लंबाई में वो कम हो, ताकि इंटरनोड डिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम रहे। नहीं, इसमें ऐसा है कि ये वैरायटी टू वैरायटी ये कैरेक्टर्स होते हैं। किसी का प्लांट डिस्टेंस ज़्यादा नोडल इंटरनोडल डिस्टेंस ज़्यादा होता है और किसी का कम होता है। लेकिन हम प्रेफ़र यही करते हैं कि ऐसी वैराइटीज़ जो है वो मार्केट में आएँ जिनका इंटरनोडल डिस्टेंस जो है वो कम हो। ज़्यादातर फ्रूट जो है वो जो मेन ब्रांच है उस पे ही लगता है। जो लेटरल ब्रांचेज़ हैं उन पे जो फ्रूट लगता है वो इतना फ्रूटफुल नहीं होता। मतलब उनको आप जो साइडों वाली शाखाएँ ना उनको बेशक आप काट दें, तो जितना जैसे-जैसे पौधा बढ़ता जाएगा वैसे-वैसे उसकी नोड्स आती रहेंगी और वैसे-वैसे उस पे फल लगता जाएगा। ये ऐसी फसल है कि जिसको हम लोग मतलब फरवरी-मार्च में लगाया है ना हम लोगों ने, और इसका ये जो फल है वो हमें अ, अप्रैल से शुरू होकर और ये हमें सितंबर तक फल देती रहती हैं। मतलब ये ऐसी क्रॉप है कि इसमें मैं बता रही थी ना शुरू में कि इसमें यील्ड का इश्यू नहीं है। इसको हम क्रॉप को खुद खत्म करते हैं जी कि ज़मीन हम हर 4 से 5 तुड़ाइयों के बाद इसमें यूरिया का डालते जाएँ और इसको मुनासिब पानी देते रहें और जो है वो छिद्राई वगैरह करते रहें, तो मतलब ये अच्छी यील्ड दे देती है। जी मैम, अगर हम एक ही जमीन पे बार बार काश्त करते रहे, अगर हम भिंडी की ही बात करें या दूसरी वेजिटेबल्स भी, अगर हमने एक दफा भिंडी लगाई, अगर हम अगले साल भी कर लें, तो इससे ये होता है कि फसल में नीमाटोड का अटैक जो है वो बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा रूट रोट की बीमारी जो है वो बहुत आम हो जाती है। तो इसके लिए हुँ। क्या, और किसान भाई जो है वो ये भी नहीं कर सकते कि जैसे हम फरवरी मार्च में कर रहे हैं और फिर आगे जून जुलाई में कर रहे हैं सितंबर तक, तो वो ये भी नहीं कर सकते कि अपनी जमीन को खाली रहने दें, कि ये भी उनके लिए नुकसान है। तो इसके लिए हमें कौन से प्रैक्टिसेस करनी चाहिए या उसके इंटरक्रॉपिंग करनी चाहिए, जिससे डिजीज भी अटैक भी ना हो और हमारे पास किसान का भी नुकसान ना हो, जमीन खाली ना रहे। हाँ जी, इसमें यही है कि अब ग जैसे ये मौसम गर्मा की सब्ज़ी है, तो इसको जब फरवरी-मार्च में लगा दिया तो उसके बाद जो है ना मतलब कोशिश करें इसमें कि उसी ज़मीन पे जो है ना वो अगली फसल ना लगाएँ, मतलब भिंडी ना लगाएँ। इसके अलावा कोई और अगर सर्दियों की फसल है वो लगा लें। अगर मतलब राइस लगाना चाह रहे हैं, मेज़ लगाना चाह रहे हैं, गंदम लगाना चाह रहे हैं, वो बेशक लगा लें। लेकिन जो है ना, अगर एक ही हर दफ़ा वो लगाएँगे तो वो ज़मीनी भी मतलब बीमारियाँ जो होती हैं वो उस पे ज़्यादा अटैक करती हैं। अब जैसे आपने नीमाटोड्स की बात की है, तो इसमें ये होता है कि नीमाटोड्स हमें देख के नहीं पता चलता पौधे की, मतलब ये ज़मीनी बीमारी है, उसकी जड़ों में आती हैं, गांठें बन जाती जी हैं। जी तो उसमें क्या होता है कि पौधा जो है वो हमें मतलब उसकी एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स उसकी हेल्थ जो है वो हमें वीक सी नज़र आती है। पत्ते पीले हो जाते हैं, शॉर्ट स्टेचर हो जाती है। तो जब उस पौधे को हम उखाड़ के देखते हैं तो उसकी जड़ों में गांठें बनी होती हैं।
जो कि नीमाटोड्स की वजह से होती हैं। तो अब अगर आपको फील्ड में बहुत से ज़्यादा पौधे इस तरह के नज़र आ रहे हैं, तो अब ज़ाहिर है आप उन सब पौधों को अप्रूव तो नहीं करेंगे। इसके लिए जो नीमाटोड्स के अगेंस्ट जो हम स्प्रे करते हैं, वो है हमारे पास रग्बे, जो कि 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपने, जैसे हम यूरिया खाद डालते हैं, ऐसे ही इसको डाल देना है और उसके बाद हमने फ्लड इरिगेशन कर देना है। तो उससे ये होगा कि जो ये बीमारी है, ये मतलब मसला हल हो जाएगा। ये उसके लिए जी, इफेक्टिव स्प्रे है। ठीक है मैम। हमारे किसान भाई का क्वेश्चन आया है कि अगर हम, जैसे हमने जमीन की तैयारी की बात की कि हम जमीन की तैयारी कर लिया, हमें पटरियां बनानी है, और अगर वो पूछ रहे हैं कि अगर हम तैयारी करके पानी लगा के फिर हम बीज को की बुआई करें, तो क्या ये ऐसे मुमकिन है और जर्मिनेशन हो हाँ जाएगी? जी। जी, बिल्कुल ऐसे भी मुमकिन है। हम उसमें ये होता है कि जब आप पहले पानी लगा देंगे ना, तो फिर आपने देख लेना है कि पानी ज़्यादा नहीं लगाना। पहली बात, जैसे मैंने पहले भी बात कर दी है कि जब हमने बिजाई करनी है तो पानी इतना ज़्यादा नहीं लगाना कि उससे बीज जो है ना, उसके हवा का अमल रुक जाए और उसको इतनी ज़्यादा नमी पहुँचे कि वो अंदर ही गल जाए। उसमें भी जब आपने पहले पानी लगाना है, तो ये देखना है कि उसकी रेस जो है वो आधी-आधी पटरी तक पहुँचे। जहाँ तक रेस पहुँची है और वहाँ पे आपने बीज लगाना है, कोई इश्यू नहीं है। इस तरह भी पॉसिबल है। जी मैम, शुक्रिया। अ, अब हम मैम इनकी बीमारियों के बारे में चलते हैं। जैसा कि हमें पता है कि भिंडी की फसल पे बीमारियां और पेस्ट अटैक जो है वो बहुत ज्यादा अटैक होता है इस पे, कि इसमें जब उगाव से लेकर बर्दाश्त तक कई कीड़े मकोड़े जो, जिसमें चोर कीड़ा है, चुस्त कीड़ा है, एफिड है, व्हाइट फ्लाई, और सुंडी का अटैक बहुत ज्यादा होता है। सफेद मक्खी जो है, उसका भी काफी ज्यादा अटैक जो है इस पर पाया जाता है। तो इन ये कीड़े मकोड़ों के जो अटैक है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और आप क्या रिकमेंडेशन देंगे किसान भाइयों को कि वो टाइमली जो है इससे इसको कवर कर ले और अपनी फसल को महफूज रखें? हाँ जी, ये अब सबसे पहले जो है, अगर सीडलिंग स्टेज पे हम आ जाएँ तो बात करें, तो उसमें आ जाती है एक डैंपिंग ऑफ, जिसमें बीज का गलाव हो जाता है या जो न्यूली इमर्जिंग जो प्लांट्स होते हैं वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए ये करना है कि इंट्राकॉल जो है वो आपने 10 ग्राम फी लीटर के हिसाब से आपने है उसको ज़ेरे पाशी कर देना है। और 1 एकड़ में जो है वो 100 लीटर, एक सॉरी हाँ, 1 एकड़ में जो है वो 100 लीटर, ये मैं आपको पर लीटर की डोज़ बता रही हूँ। आपने एकड़ जी के जी। हिसाब से 100 लीटर में जो है ना, उसको एकड़ में उसको स्प्रेड कर देना है। तो इस बीमारी से जो है ना उसका मतलब हमें उस पे हम काबू पा सकते हैं। फिर उसके बाद आप बात कर रही हैं ये व्हाइट फ्लाई की। जो व्हाइट फ्लाई है, ये कैरियर है येलो वेन मोज़ेक वायरस का। अब इस येलो वेन मोज़ेक वायरस में क्या होता है कि इसमें जो है वो पत्ते की जो रगें हैं वो पीली होनी शुरू हो जाती हैं। ये जो पेस्ट है, ये कैरियर बनता है, ये रस चूसता है, जिसकी वजह से पत्ते की जो रगें हैं वो पीली होना शुरू हो जाती हैं शुरू की स्टेजेस में। फिर उसके बाद सारा पत्ता पीला हो जाता है और फिर उसकी ग्रोथ जो है वो स्टंटेड हो जाती है। तो उसके लिए ये है कि व्हाइट फ्लाई को, उसका जो कैरियर है, बीमारी के लिए उसका कैरियर अगर हम उसको कंट्रोल कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम बीमारी पे काबू पा लेंगे। तो व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए ऊल आला है, जो कि हम पेस्टिसाइड 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अगर हम उसका स्प्रे कर देंगे तो हम व्हाइट फ्लाई पे काबू पा सकते हैं। फिर इसके बाद है एफड और जेसिड। एफड जिसको हम सुस्तेला कहते हैं आम ज़ुबान में, और चुस्तेला जो कि जेसिड है। एफिड के लिए कन्फिडोर 3 ml पर लीटर ऑफ वाटर, और जो जेसिड है इसके लिए एट्रासॉन सुपर 1.5 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर। अगर इनका स्प्रे कर देंगे तो हम इन कीड़ों से छुटकारा पा सकते हैं। जी फिर जी। उसके बाद आ जाता है फ्रूट बोरर और शूट बोरर, जैसे कि फल की सुंडी। ठीक है? भिंडियाँ जी जो जी। हमें इस तरह जब हम पकाते हैं तो हमें जब जी काटते हैं तो सुंडियां। उसमें सुराख जी हुआ होता है। हाँ जी। तो उसमें ये है कि उसके लिए हम वॉल्यूम फ्लेक्सी जो है 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर, ये अगर हम स्प्रे कर दें तो फ्रूट बोरर और जो शूट बोरर है उस पे हम काबू पा सकते हैं। अब इसमें ये है कि जब आपने फ्रूटिंग स्टेज पे स्प्रे करना है तो आपने ये देख लेना है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि शुरू में हर तीसरे से चौथे दिन बाद फल की तुड़ाई होनी है।
पहली 5 तुड़ाइयाँ ऐसे होंगी तीसरे से चौथे दिन के बाद, उसके बाद हर दूसरे दिन होंगी। तो अब आपने ये ख्याल कर लेना है कि जब आपने स्प्रे करना है, तो उससे अगले दिन, मतलब उससे अगले दिन आपने अगर तुड़ाई करनी है ना, तो वो आपको तुड़ाई ज़ाया करनी पड़ेगी, आपको मार्केट में आप सेल के लिए नहीं दे सकते क्योंकि ये ज़हर है। जी तो आपने कोशिश ये करनी है कि जिस दिन आपने सुबह तुड़ाई कर ली, उसके बाद आप स्प्रे कर दें। अगले दिन जो है वो मतलब स्प्रे रहे, उससे मतलब थर्ड डे, अल्टरनेट डेज़ पे आप जब उसकी पिकिंग करेंगे तो वो आप उसको मार्केट कर सकते हैं। जब आपने जी स्प्रे करना है, इस बात का ख्याल रखना है कि उसके दूसरे दिन आपने जो है ना वो फ्रूट पिक करें और उसको मार्केट करें। तो जी अगर मैम, वेरी बहुत नेक्स्ट शुक्रिया। वो बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हार्मफुल। यहाँ पे हमारे एक मेहमान है, उन्होंने मिस सिक्सा ने हाथ रेस किया है। जी मिस सिक्सा, पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है? Thank you so much, Sarah. Thank you so much, ma'am, for such a beautiful and information जो आप दे रही हैं बहुत अच्छी है और बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही है। थैंक यू सो मच। आपने स्टार्ट में वैरायटीज की बात की थी कि वो देसी वैरायटीज होती हैं और दूसरी इसमें प्रोडक्शन ज्यादा आती है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि मार्केट के अंदर किस चीज की डिमांड ज्यादा है और फार्मर को किस चीज के ऊपर कितने, किस वैरायटी के ऊपर कितने पैसे मिल सकते हैं। एक सवाल ये है, और दूसरा मेरा ये सवाल है कि काइंडली आप बता सकती हैं कि अगर फार्मर, क्योंकि इसका ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान में, फार्मर्स की मोटिवेशन के लिए कि वो कितना इन्वेस्ट करें, प्रॉपर इन्वेस्ट करें जो आप रिकमेंड करती हैं अपने रिकमेंडेशन से, तो वो कितना मुनाफा कमा सकते हैं इस क्रॉप से। थैंक यू। जी मैम। जी मैम, आपको पहला क्वेश्चन ये है कि जो देसी वैरायटीज हैं, जी मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैम, मैं ये कह रही थी कि जो जैसे मैम का क्वेश्चन है उसमें ये है कि जो ओपीवी है, देसी वैरायटी है, इसके पर केजी सीड का रेट, सीड की प्राइस वो 1000 रुपीज पर केजी है, सीड की प्राइस। और जो हाइब्रिड्स हैं उनका रेट है मार्केट में 6500 6000 इस तरह है। अभी मैंने आपको जैसे शुरू में बताया, हमारा ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, हमारे पास बहुत सारी सीड कंपनीज की वैरायटीज आती हैं जो, और हमारे जो किसान भाई हैं उनको तो उन्होंने शायद जैसे मतलब वो किया हुआ है, हर किसी की ये डिमांड होती है कि जी हमें हाइब्रिड दे दे, हाइब्रिड दे दे, वो नाम के हाइब्रिड होते हैं, होती वो वैरायटी है। तो इसलिए जो किसान भाई हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो पहले मतलब उसको वेरीफाई करें कि आया ये हाइब्रिड है या कि अब किसान भाई रेट के हिसाब से हाइब्रिड खरीद लेते हैं, लेकिन उसकी जो मतलब आगे से वो वैरायटी होती है, हाइब्रिड की तरफ इसीलिए जाते हैं कि वो ज्यादा पैदावार हासिल करें। जब रेट इतना पे किया है और आपको यील्ड भी जो है वो देसी के मुकाबले में मिलनी है, तो फिर बेहतर नहीं है कि वो 1000 रुपए वाला, 1000 रुपए केजी वाला सीड ले ले। तो इसमें मैंने यही बताया है कि बहुत कम ऐसी वैरायटीज हाइब्रिड्स हैं जो कि वाकई हाइब्रिड है, और उनका डिफरेंस भी देसी वैरायटी से 1 या 2 टन ज्यादा है, इससे ज्यादा का फर्क नहीं है। अगर तो देखे ना, कोई 50-50 का या 30% कोई इंक्रीज हो तो चलो बंदा कर लेता है, जी तो जी 10% के लिए या 5% के लिए क्या करना है? ये तो फिर अब फार्मर की अपनी वो सेंस है ना कि उसको कितना इस्तेमाल करते हैं। तो मैम काइंडली आप इसके ऊपर ये भी गाइड कर दें कि जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनकी कॉस्ट है हाइब्रिड के लिए और लोकल वैरायटीज के लिए, वो उसका अगर कॉस्ट बेनिफिट रेशो दे दें तो फार्मर बेहतर तरीके से ये जान सकेंगे कि उन्हें कौन सी वैरायटीज लगानी चाहिए, जबकि एक ब्रीडर इटसेल्फ कह रहा है कि जो लोकल वैरायटीज हैं उनका पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम है। मैम इसमें ये है कि अभी हम लोगों ने देसी वैरायटी का मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कैलकुलेट की है, हाइब्रिड का अभी हम लोगों ने कैलकुलेट नहीं किया। तो वो दो चीजें कंपैरिजन में होंगी तो ही मैं बता सकूंगी ना, तो अभी सिर्फ हमारे पास देसी है। जी। मैम, तो अगर मैम हम ये मार्केट करें कि जो जी 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 जो मार्केट में डिमांड है वो भी देसी वैरायटी की ज्यादा है कि लाइक फार्मर डेफिनेटली उस चीज को प्रेफर करता है जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बता सकती हैं। अब देखें आपके अब जैसे हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इसमें तो फार्मर को ये है कि उसको जो है ना वो कम पैसे लगाए और ज्यादा पैदावार हासिल करे।
यही कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि देसी, यही बात है, कॉन्सेप्ट ही बना हुआ यही है कि देसी की यील्ड थोड़ी कम है, हाइब्रिड की यील्ड ज्यादा है। ठीक हो गया। तो फार्मर्स को तो ये है कि वो कम पे करे, कम इन्वेस्ट करें, ज्यादा उसको आउटकम मिले। तो अब जब मैं कह रही हूँ कि मतलब हाइब्रिड जो हैं हमने टेस्ट किए हैं, उनकी जो यील्ड है वो देसी के इक्वल है। जी मैम, बहुत शुक्रिया। जी मिस्टर हसान, आपने भी हैंड रेज किया, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी हसान, आ रही है। जी थैंक यू मैम। मेरा एक सवाल ये है कि मैम जो है वो न्यूट्रिएंट्स के हवाले से बता रहे थे कि लाइक नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस के हवाले से। तो ज़रा ये बता दें कि हम इसमें भिंडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं, और अगर करते हैं तो मतलब लाइक अगर आपका कोई एक्सपेरिमेंट है कि फ्लावरिंग स्टेज पे किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट के यूज़ से हम मतलब इसकी फ्लावरिंग में कोई इंक्रीज होता है या नहीं, इस हवाले से ज़रा बता दें। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि आप मतलब बता रहे थे जिस तरह की इसका प्लांट जो है वो इरेक्ट टाइप होता है, तो हम इसमें जो है वो इंटरक्रॉपिंग का कोई है हमारे मतलब कि इधर सिनेरियो रिसर्च में, या आपने कोई इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया हो को कि हम इसमें कोई शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का जो है वो इंटरक्रॉपिंग इसमें करें तो हम ज़्यादा जो है वो बेनिफिट फार्मर जो है वो गेन कर सकते हैं। ये दो बातों के हवाले से ज़रा गाइड करें। जी सर मैम। पहला क्वेश्चन जैसे आपने पूछा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सर कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कोई ऐसा इसका एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि इसमें हमें यील्ड का तो कोई इशू नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट इसीलिए करते हैं ना कि हमें कोई यील्ड का इशू हो, कि मतलब हम ज्यादा इससे पैदावार हासिल करें, ज्यादा इसकी फ्लावरिंग हो, ज्यादा इसका फ्रूट बने। ठीक है, तो बस जमीन की तैयारी के वक्त आप डाल दें। और दूसरा ये है कि जितना जाहिर है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितना हम ज्यादा करेंगे, मतलब अगर हम करेंगे तो उतनी ही हमारी कॉस्ट जो है वो रेशो वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए ये बताया हुआ है कि हर 4 से 5 चौड़ाइयों के बाद सिर्फ नाइट्रोजन जो है ना आप वो अप्लाई कर देंगे तो सफिशिएंट है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या था इनका? इंटरक्रॉपिंग का। जी, इंटरक्रॉपिंग में ये है कि अब हमारे पास समर वेजिटेबल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसकी इरेक्ट टाइप है, और मैंने आपको बताया कि इसका प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब अंदाजा कर लें उस 10 सेंटीमीटर के अंदर आप क्या इंटरक्रॉप करेंगे। और इसमें यह है कि ये हम सब्जी के लिए पटरियों के दोनों साइडों पे भिंडी लगाते हैं, और हमारा रो टू रो डिस्टेंस जो है वो 75 सेंटीमीटर है। तो अगर तो देखें प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ज्यादा हो, ठीक है, तो जो दरमियान वाली जमीन है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ही 10 सेंटीमीटर है, तो उसके दरमियान में वो पौधों को ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है। उसमें हमने इंटरक्रॉपिंग क्या करनी है। अब दूसरी बात ये कि ये रिजिस पे, वट्टों पे या पटरियों पे हम इसकी सोइंग करते हैं। अगर हम इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं तो हमारे पास जो दूसरी वेजिटेबल्स हैं समर की, उसमें ज्यादातर बेलों वाली हैं, जैसे खीरा, टमाटर, खरबूजा, तरबूज। अब ये बेलों वाली सब्जियां हैं, इनको ज्यादा स्पेस चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इसकी इंटरक्रॉपिंग में ना। जी मैम, बहुत शुक्रिया। मैम, हमने जो बात की थी कि हम जो है भिंडी के बाद भी कोई फसल लगा सकते हैं, कि हम फसल को खाली नहीं छोड़ सकते, तो उसके लिए अगर आप किसान भाई को थोड़ा सा सजेस्ट कर लें कि वो कौन सी फसलें जो है वो काश्त कर सकते हैं, जिनसे भिंडी के साथ साथ वो भी फसलें काश्त करके थोड़ा मुनाफा कमा सके किसान भाई। अब ये देखें ना कि जिस टाइम पे आपकी जमीन जो है वो खाली है, तो उस टाइम पे जिस क्रॉप का सीजन है जाहिर है वही लगेगी ना। अब अगर हमने फरवरी में लगा दी है और सितंबर में हार्वेस्ट कर ली है, उसके बाद आप अगर जैसे ये सर्दियों की सब्जियां हैं जिनमें रूट क्रॉप्स आ जाती हैं, लाइक कैरेट, टर्निप, रेडिश और शुगर बीट, तो ये वाली हम क्रॉप्स जो है वो लगा लेंगे। जिस टाइम पे इनको हमने हार्वेस्ट करना है उतनी देर में हमारा जो है वो अगला मतलब समर सीजन वो स्टार्ट हो जाना है। तो इस तरह जो है ना वो हम अपनी जमीन को इंटरक्रॉप मतलब एक फसल के बाद अगर रोटेशन भी कर सकते हैं, और किसान जो है वो उनसे मतलब फायदा भी उठा लेंगे। जी मैम, ठीक है, शुक्रिया। मैम, जैसे हम पेस्ट की बात
कर रहे थे कि कैसे हमारे पास कीड़े मकोड़े जो है वो उनका हमला होता है, और इसके बारे में अगर हम कहें कि कोई ऐसी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जाए जिससे हमारे पास ये अटैक कम हो, और हमें पेस्टिसाइड्स का स्प्रे जो है वो कम से कम करना पड़े, क्योंकि जितना स्प्रे करेंगे उतने ही वो जहर है, उतना हमारी फसल जो है वो खराब होने का खदशा है कि हम जहर ही जो है वो मार्केट तक लेके जा रहे हैं या खा रहे हैं। तो अगर हम ऐसी प्रैक्टिसेस कर लें कि जिससे हमारे हमला जो है वो कम हो और हमें पेस्टिसाइड्स का स्प्रे कम से कम करना पड़े, इसके लिए आप किसान भाई को क्या रहनुमाई करेंगे? इसमें ऐसा है कि अब देखिए जैसे भिंडी है, इस पे बहुत ज्यादा स्प्रे होते हैं। इसके बाद अगर आप कोई ऐसी फिर क्रॉप लगा लेते हैं जो कि रबी सीजन में, कि जिसपे उस पे भी बहुत ज्यादा स्प्रे करने पड़े, तो वो जाहिर है जमीन जो है उसमें बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े होंगे। तो लिहाजा इसके लिए ये है कि आप रोटेशन करें, पहली तो बात ये। दूसरा ये कि जहाँ पे आपने एक दफा भिंडी लगा दी है तो कोशिश करें कि उसको कहीं दूर जो है। दूसरी बात ये कि अगर आपने कोई ऐसी फसल जैसे ब्रिंजल है, ये कैबिज है, कॉलीफ्लावर है, इन पे भी जो है वो बहुत ज्यादा इंसेक्ट का अटैक करता है। इंसेक्ट्स जो है वो शिफ्ट करते हैं। मतलब अगर एक क्रॉप पे साथ में आपके अगर कैबेज, ब्रिंजल या कोई और क्रॉप लगी है, वहां पे किसी इंसेक्ट का अटैक हुआ है, उससे आगे अगर आपने भिंडी लगा दी है, तो वो इंसेक्ट जो है वो शिफ्ट करके अगली क्रॉप पे आ जाएंगे। या तो आप लोग आइसोलेशन दे दें, मतलब इतना डिस्टेंस रखें कि जो है वो एक वैरायटी से या एक क्रॉप से मतलब इतना डिस्टेंस रखे कि जो एक फसल पे अटैक आया है तो वो फौरन उस क्रॉप पे शिफ्ट ना हो जाए। यानी कि इंसेक्ट्स को वहां पे पहुंचते पहुंचते जब तक वो वहां पे पहुंचे उससे पहले उनकी बस हो जाए, और वो जो हमारी क्रॉप लगी हुई है वो सेफ रहे। अब हम ऑर्गेनिक की अगर बात करते हैं तो किचन गार्डनिंग, जैसे कि हमारे यू रिसर्च में ही जो है ये प्रोजेक्ट चल रहा है, नॉन डेवलपमेंट में है, कि हम 5 मरला एरिया के लिए जो है वो किचन गार्डनिंग के पैकेट देते हैं। तो उसमें यही मतलब मकसद है कि हम पेस्टिसाइड फ्री और जो है वो ऑर्गेनिक जो है वो हर जो फैमिली है वो अपने लिए जो है वो इतनी सब्जी प्रोड्यूस कर ले जो कि ये पेस्टिसाइड से जो है ना वो ऑर्गेनिक सब्जियां वो अपने घर में ही उगा सकें। उसका यही मकसद है। जी मैम, बहुत शुक्रिया। मैम, हमारे किसान भाई जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया वो भी देख रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी ये रहनुमाई कर दें कि कौन से ऐसे पेस्ट हैं जो ज्यादा जो है वो भिंडी की फसल पे अटैक करते हैं, और उनके लिए क्या आप जो है वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि किस तरह से उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप जरा बता दें किसान भाइयों को। अच्छा, जैसे मैंने आपको शुरू में पहले ही बता दिया कि ये जैसे एफर्ड का बताया है, व्हाइट फ्लाई का बताया, ये सारे पेस्ट ही हैं। जेसड है, फिर इनकी मैंने आपको पेस्टिसाइड्स भी बताए हैं और उनकी डोजेस भी बताई हैं। फ्रूट बोरर है, ये उस स्टेज पे आता है कि जिस स्टेज पे फल लगना शुरू हो जाता है उसके लिए वॉल्यूम फ्लेक्स ही बताया है कि 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर में उसका जो है वो स्प्रे कर दे तो हम इससे जो है वो कर लेंगे। इसके अलावा इस पे कॉटन डस्की बग आता है, उसके लिए एडवांटेज है 4 ml पर लीटर ऑफ वाटर। माइट्स का भी अटैक आ जाता है जब फसल खत्म होने के करीब होती है, मतलब सितंबर में, तब माइट्स का बहुत ज्यादा अटैक आता है, ये जिसको सुरख जुएं कहते हैं। ये पत्तों को, फलों को शुरू में और आहिस्ता आहिस्ता पूरे पौधे के ऊपर जो है ये जाल बना लेते हैं और सुरख कलर की छोटी छोटी जुएं होती हैं। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं ओबिरॉन 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर से। इसके अलावा मिली बग का भी अटैक होता है, उसके लिए हम क्यूराक्रॉन का स्प्रे करते हैं 5 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से। तो ये इसके जो है वो इंसेक्ट पेस्ट हैं जिनको हम जो रिकमेंडेड डोजेज मैंने बताई हैं उनके जरिए हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जी मैम, बहुत शुक्रिया। जी, यहाँ पे हैंड रेज किया जी मुजाहिद साहब, क्या आप सवाल करना चाहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम मैम राशिदा। आपका आज का जो सेशन है भिंडी के बारे में, इसको सुन के काफ़ी मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ मैम, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं एक स्ट्रेटजी है जो मैं अपनी, क्योंकि मैं खुद ग्रोअर हूँ भिंडी का, ओकरा का, तो वो एक स्ट्रेटजी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं मैम खुद फरवरी में सो करता हूँ भिंडी को, और उसके बाद सितंबर में जाके, जैसे कि आप कहते हैं कि वहाँ पर जाके क्रॉप की मतलब एंड हो जाती है, वो खत्म होने के करीब होती है, तो फिर मैं एक गिट छोड़ के उसको
काट देता हूँ और फिर उसको दोबारा मतलब चलवाता हूँ और खाद डालता हूँ, पानी डालता हूँ और वो फिर दिसंबर तक फल देती है। इसका ये फ़ायदा होता है क्योंकि लेट वहाँ पर मार्केट में कंपटीशन नहीं होता और मुझे अच्छी वैल्यू मिल जाती है और मैं अपना मतलब अच्छा कमा लेता हूँ। ये था, मैं बाकी किसान भाई जो सुन रहे हैं उनके लिए भी और आपके लिए भी, ये जो मेरी स्ट्रेटजी है जी जो मैं सर, अपनाता हूँ। जी सर, ये मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने भी किए हैं। मैं वही बता रही हूँ कि इसमें यील्ड का तो कोई इश्यू नहीं है। इसको वाकई सही जैसे आप कह रहे हैं ना, हम लोगों ने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं। और अगर आप प्रॉपर इसकी मैनेजमेंट और इसको प्रॉपर जो है खाद वगैरह इसको दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, प्रॉपर इसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, तो ये फसल जो है ना वो आपको दिसंबर तक जो है, जब तक सर्दी नहीं आती तो तब तक ये फल देती ही रहती है। जी, बहुत बिल्कुल शुक्रिया ऐसा मुजाहिद, ही। बहुत शुक्रिया। मैम जी, मेरा जी। मैम आप कोई ऐसा कोई मतलब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ब्रीडिंग का डिपार्टमेंट है, तो कोई ऐसा बीज नहीं तैयार करें जिसमें वो क्या कहेंगे उसको, कंड वगैरह जो उसमें होती है, क्योंकि इसको तोड़ाई बहुत मुश्किल होती है, जी तो सर, कोई ऐसी वैरायटी में। जी जी। सर उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये इसमें ये है कि इसमें नो डाउट जो है, इसमें जो कांड होती है उसकी वजह से मतलब लेबर जो है वो भागती है, वो नहीं करती। तो इसके लिए ये है कि जब हमने इसकी चुनाई करनी है तो उसके लिए ये है कि हाथों पे अगर हम हवादार जो दस्ताने होते हैं वो, या उंगलियों पर पट्टियां अगर चढ़ाकर चुनाई की जाए ना, तो उससे जो है वो इसकी बहुत ज्यादा बचत हो जाती है। दूसरी बात ये है कि ये गर्मियों की फसल है, तो जब आपने इसकी तुड़ाई करवानी है या करनी है तो अर्ली इन द मॉर्निंग करें। ठीक है? तो अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप करेंगे तो जो है ना वो थोड़ा मौसम ठीक होगा, तो उससे जो है ना वो इतनी ज़्यादा आपको इरिटेशन या वो मसला भी नहीं होगा। मैम बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग वो वहां पर क्या कहेंगे उसको, तेल बहुत पड़ी होती है और उसकी वजह से जो हाथ के पोर है ना, वहां से खून चलना भी शुरू हो जाता है। और प्लास्टिक के दस्ताने भी मैंने यूज किए करके देखे हैं, जो बहुत चीजें यूज करके दे, लेकिन कोई इफेक्टिव नहीं, कोई अच्छा रहा। मतलब कि आप ऐसा बता दें कोई जो वहां पर आप यूज करती हैं या आपकी जो टीम है वो यूज करती है, जो एक आम किसान के लिए अगर उसको इस्तेमाल करे तो वो बेहतर रहे उसकी तराई के लिए, सर क्योंकि उसमें छोटे मैंने लेवल आपको पर बताया ना कि ग्लव्स ही हम लोग यूज़ करवाते हैं। अपने जो लेबर है जो उसकी पिकिंग करते हैं ना, वो ग्लव्स ही यूज़ करते हैं। तो मैम ग्लव्स वो का ये है कि इतने एक इफेक्टिव नहीं चुनाई होते। करनी है, तो ग्लव्स जी का जो एक पेयर है ना दोनों हाथों के लिए, तो वो एक ही हाथ पे दोनों दस्ताने चढ़ा लेते हैं। जी उससे मैम, हाथों की बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। ठीक हो गया। जी, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया मुजाहिद। अरशद जमील साहब ने भी अपना हैंड रेज़ किया है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, वालेकुम अस्सलाम। मैंने ज्वाइन एक तो बहुत देर में किया, मेरे अभी नोटिस मिला था और तो मुझे मालूम नहीं आप लोगों ने पहले क्या कहा, मगर अभी जो कुछ सुना है उससे कुछ मैं आपको ऑब्जर्वेशन अपनी देना चाहता हूँ। जी और सर। बेसिकली ये कि मुझे अगर आप 2 मिनट देंगे, एक बार तब मैं देखिए यूएफ में था, वहाँ पे गेस्ट हाउस में था, मैं सुबह को नाश्ता कर रहा था, तो मैं आमतौर पे खीरा और टमाटर खाता हूँ सुबह को, तो वो था। तो एक प्रोफेसर आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे पिकअप करने के लिए, तो उन्होंने कहा सर आप ये ना खाया करें, ये जो है। तो अच्छा, उसके बाद फिर मैंने जब देखा, मैं फॉल्स पे जाता रहा हूँ जो है फैसलाबाद में भी और मुल्तान में भी, तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो उन्होंने क्यों कहा था। और हो सकता है आप लोगों को पता हो कि जितनी वेजिटेबल्स हैं ज्यादातर जो है ये सीवेज वाटर से ग्रो करते हैं, पहली बात। फिर जो कुछ मैंने अभी आप लोगों से सुना है उसमें उसकी ऑब्जर्वेशन में एक आध दे दूं आपको। आपने बात की फ्लड इरिगेशन की। देखिए हमारे वहाँ पानी है ही नहीं पाकिस्तान में। आपको ये सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, नंबर आपका आई थिंक इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है। मसला है। सर आपकी तो आवाज़ ये नहीं आ है। रही। उसके बाद आप जो आवाज अब आ रही है? सर आपका इंटरनेट कनेक्शन आई थिंक ठीक नहीं है।
जी मैम, हम अब भिंडी की बीमारियों की तरफ चलते हैं कि भिंडी पे कौन सी अहम बीमारियां हैं जो इस पे अटैक करती हैं। सीडलिंग स्टेज पे कौन सी बीमारियां आती हैं, फ्लावरिंग स्टेज पे या फ्रूटिंग स्टेज पे कौन एक्सक्यूज सी मी, बीमारियां? सॉरी, मैं असल में वो स्पीकर नहीं था मेरा, खुला हुआ था। जी अब आ रही है आवाज? जी सर। सॉरी भाई, मुझे मैंने ये नोट नहीं किया कि ये जरा, सॉरी। मैं ये कह रहा था कि मैंने देर में ज्वाइन किया आप लोगों को, और मैं कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ। वो एक बात पहले ये कि मैं एक मरतबा फैसलाबाद में था, गेस्ट हाउस में। तो मैं वहाँ पे सुबह को जो नाश्ते में मैंने खीरा और टमाटर पे खाता था आमतौर पे। तो एक प्रोफेसर मुझे लेने के लिए आए, तो उन्होंने कहा, सर आप ये नहीं खाया करें सुबह को, जो है, आप ये चीज़ें नहीं खाया करें। उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि क्यों उन्होंने मना किया था, क्योंकि हमारे वहाँ जितनी आमतौर पे जो सब्जियां हैं वो सीवेज वाटर से करते हैं। हाँ। फिर अभी जो क्योंकि मैंने आपको देर में ज्वाइन किया, मैंने आपकी जो बातें सुनी उसमें एक ये था कि आपने जिक्र किया फ्लड इरिगेशन का। देखिए, फ्लड इरिगेशन का ये है कि पाकिस्तान में पानी का बहुत बड़ा मसला है, और पानी है ही नहीं। अच्छा, दूसरा आप लोगों ने ये कहा था कि फर्टिलाइजर का कहा था कि आपने फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टिंग करी है। फिर ये हो रहा है कि हमारे ओवर फर्टिलाइजेशन होती है कि बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको आप कोशिश करिए कि उसको रूट के पास उसको लाइए। फिर आपने कई मरतबा कहा है स्प्रे का। हमारे वहाँ अगेन यही है कि बहुत ज्यादा स्प्रे हो रही है, और ये भी अच्छी चीज नहीं है। और जैसे मैं एक प्रमोट कर रहा था बी हाइव का, तो उससे सारी जो है शहद की मक्खियां मर रही हैं। अच्छा, फिर आपने एक जिक्र किया था सीड का, कि हाइब्रिड सीड और लोकल सीड और ये सब। देखिए, ये हो रहा है, हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, और हम ज्यादातर सीड वेजिटेबल्स के साथ आमतौर पे सब इंपोर्ट करते हैं। तो इस पे कुछ काम करिए कि प्लीज हम लोग खुद बना सके। ये क्या बात है कि हमको हॉलैंड से और चाइना से और अमेरिका से लाने पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं, तो इस पे थोड़ा सा आप लोग तवज्जो दीजिए, ये मैंने करेगा। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी मिस रास्ता। जी सर, ये है कि हम लोग सीड अपना खुद प्रोड्यूस करते हैं। हमसे सीड कंपनीज जो है वो प्री बेसिक सीड लेके जाती हैं। अब ये तो जो फार्मर्स हैं उनकी लाइकिंग है, उनकी प्रेफरेंसेस हैं कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। वो उससे सब्जी हासिल करना चाह रहे हैं या कि उससे बीज बनाना चाह रहे हैं। हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की तरफ भी बात करते हैं, और हमारा ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है। हम ऐसी वैरायटीज बना रहे हैं कि जो ज्यादा पैदावार की हामिल हो और बीमारियों के खिलाफ, कीड़ों के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत की हामिल हो। अब अगर हम लोगों ने सीड प्रोडक्शन की तरफ जाना है, तो उसके लिए ये है कि चंद बातें हैं जो कि फार्मर्स को जहन में रखते हुए वो अच्छा अगाव वाला बीज जो है वो खुद अपना बना सकता है। उसके लिए क्या करना है कि हमने यही लेआउट है, सारा कुछ यही है। इसमें बस ये करना है कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो आपने 75 सेंटीमीटर 1 फुट का फासला रखना है। हम जब सब्जी के लिए लगाते हैं तो वाट के दोनों साइडों पे लगाते हैं और 10 सेंटीमीटर का फासला रखते हैं। जब हमने बीज वाली फसल को लगाना है तो उसके लिए हम लोगों ने 1 फुट का फासला यानी कि 30 सेंटीमीटर का फासला रखना है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। और हमने वाट की एक साइड पे लगाना है जो सन फेसिंग साइड है। उस पे लगा के हम लोगों ने जो है उससे 3 पिकिंग्स हासिल करनी है। उससे फ्रेश यील्ड हमने नहीं लेनी। बीज वाली फसल की मैं बात कर रही हूँ। जब आपने देखना है इसकी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हैबिट है, यानी कि नीचे पहले जो फल लगेगा जाहिर है वो पहले पकेगा। जैसे जैसे पकते जाएंगे वैसे वैसे ऊपर जो है उसकी डोडियां बनती जाएंगी, फूल निकलते जाएंगे, फल बनते जाएंगे और वो पकते जाएंगे। अब इसमें ये है कि जब आपने बीज वाली फसल का हम बात कर रहे हैं, तो जब 6 से 7 भिंडियां पक जाएंगी तो उसके बाद उन भिंडियों की आपने चुनाई कर लेनी है। अगर आप ये करेंगे कि एक पौधे पे जब सारी भिंडियां पक जाएंगी तो उसकी तुड़ाई कर लेंगे, ठीक है, लेबर ज्यादा इन्वॉल्व होगी, लेकिन आपको अगर आप एक ही दफा पे सारी फलियां या वो जो राइपेंड पॉड्स हैं उनको पिक करेंगे तो उससे जो है ना वो आपको अच्छी अगाव वाला जो बीज है वो हासिल नहीं होगा। अगर जब 6 से 7 भिंडियां पक जाएं एक पौधे पे तो पहली चुनाई कर लें उन भिंडियों की। उसमें ये देख लेना है कि जो सबसे पहले भिंडी पकी है इसमें शैटरिंग का बहुत ज्यादा इशू है। जो पहले भिंडी पकती है
वो ज्यादा देर अगर पौधे के साथ लगे रहें तो वो फटना शुरू हो जाती हैं। जब वो फटना शुरू हो जाती हैं तो उनके अंदर जो बीज बना होता है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो जो अच्छे उगाव वाला बीज है, जिनकी हम बात करते हैं कि जिनका 90% से ज्यादा उगाव है, तो वो 7 से 8 भिंडियां जो पहली हैं उनका उतना उगाव आता है। फिर उसके बाद जो है 7 से 8 भिंडियां जब पक जाएं तो उनको आप पिक कर लें और उसका जो उगाव है वो 70% से ज्यादा आता है। उसके बाद आप फसल को खत्म कर दें। तो किसान भाई जो हैं वो 1 एकड़ से 600 से 800 केजी अपना बीज जो है वो बना सकते हैं। जी मैम, तो ये मतलब जो किसान भाई अगर किसी ने ऐसी वैरायटी लगाई है जिसका डिजीज रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट है और जो इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है और फिर वो आगे चाहते हैं कि वो इसी जो अपना सीड है इसी को आगे यूज करें और इसी से फसल से अपना सीड लें ताकि वो अगले साल भी इसको उगा सके, तो ये आप उनके लिए बता रही हैं कि वो अपना बीज खुद भी बना सकते हैं, बना खुद भी सकते ले हैं। सकते हैं फसल से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं कुछ कह सकता हूँ कुछ? जी जी बोले। सर। देखिए, आप इस तरह से देखें कि आपकी जो वेजिटेबल सीड्स हैं पाकिस्तान में, कुल जितनी इस्तेमाल हो रही हैं उसका परसेंटेज इंपोर्टेड कितना है और लोकल कितना है। जो मेरे हिसाब से, जैसे मैं पूछता हूँ, पता चला कि टमाटर सारे इंपोर्टेड है, चिलीज सारे इंपोर्टेड है। तो इस पे आप काम क्यों नहीं करते? कहीं कि भाई ये बेहद हो गई। हमारी इतनी यूनिवर्सिटीज हैं एग्रीकल्चर की और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, तो क्यों नहीं काम करते कि भाई लोकल बीज बने? अभी आप ये मुझे बताइए, एक अंदाजा बताइए, चलिए भिंडी की बात हो रही है, इसमें लोकल कितना है परसेंटेज वाइज? सर लोकल तो कम है, इसमें मैं यही बात कर रही हूँ कि अगर हर फार्मर अपना बीज खुद बनाए, फार्मर्स ही हैं जो मार्केट में नहीं, जाते मैं हैं खरीदने। मैं इसको आपको थोड़ा कनेक्ट कट कर, देखिए यही है कि अगर फार्मर ये करे, अगर ये करे, अगर हम ये लोग करें, वो कब किया जाएगा? हु विल डू इट? देखिए, पाकिस्तान क्यों इंपोर्ट हम करते हैं बीज को? अब आप कह रहे हैं कि हम बीज बना सकते हैं, सर तो ये बनाते हैं, इंफॉर्मेशन बना सकते नहीं, बनाते हैं। वर्क अब कहते हैं हमारा परसेंटेज वाइज। देखिए परसेंटेज वाइज आप यही कह रहे हैं कि 5% है, 10% है, दैट्स। जी सर ऐसे ही तो है। ये तो दैट्स नॉट इनफ भाई, वी नीड 100% हम लोग एक्सपोर्ट कर सके। आप सर देखिए नेदरलैंड अब से क्यों आप हमारा, मंगाती हैं? सर ये आप और हमारा जगह से। ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है सर, ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, हम ऐसी वैरायटीज बना रहे हैं, ये हमारे इंस्टीट्यूट का मैंडेट नहीं है। अब जो नहीं, आपका एक्सटेंशन नहीं है, वाले, नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी बात पर नहीं जी कह रहा हूँ। सर, मैं सर एज ए इसके, जी सर, माजरत चाहती हूँ आपको टोकने के लिए, ये थोड़ी लंबी बहस है, इसके लिए हम जरूर फिर बात करेंगे। अभी हम, मुझे लगता है कि किसान भाइयों को बीमारियों के बारे में बता दें कि भिंडी पर कौन सी बीमारियां जो है वो ज्यादा अटैक करती हैं और उनके लिए मैम आप क्या किसान भाइयों को तजवीज करेंगी कि वो, जैसे कि हमारे पास फफूंदी आ जाती है, मुरझाओ का अटैक आ जाता है, खेड़ा है, ये बीमारियां जो है भिंडी पे बहुत अटैक करती हैं, तो इसके लिए आप किसान भाइयों को क्या रिकमेंड करेंगी कि वो किस तरह से इनकी कंट्रोल करें इनका? जी मैम। जी जी मैम, मैंने आपको पहले बताया है कि ये डैम्पिंग ऑफ है, जो कि जिसको कहते हैं बीज का गलाव या नोखेज पौधों का मुरझा जाना। इसके लिए जो है वो यही है कि जब हम सोइंग कर देते हैं, पानी भी लगा देते हैं, उसके बाद बारिश हो जाती है, तो उस वजह से जो ज्यादा नमी की वजह से जो है ना ये डैम्पिंग ऑफ डिजीज आती है। इसके लिए इंट्राकॉल का स्प्रे करें 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। फिर उसके बाद रूट रॉट की बात कर रहे हैं, इसमें ये होता है कि पौधे के जो पत्ते हैं वो जर्द रंग के हो जाते हैं, उनकी बढ़ोतरी मुकम्मल तौर पर रुक जाती होती है। और अगर इन बीमार पौधों को उखाड़ कर देखा जाए तो इनके जो जड़ें हैं वो गली हुई नजर आती हैं। ज़ेरे ज़मीन दर्जा हरारत का बढ़ जाना और खुश्क ज़मीन में इस बीमारी का हमला शदीद हो जाता है। तो इसके लिए जो है कि हम पहले बीज को जो है उससे, उसका फफूंद कुश जो ज़हर है उससे उसका मतलब ट्रीट उसको किया जाए। फिर उसके बाद जो है ना वो इसकी सोइंग कर दी जाए, तो उससे इस बीमारी से काबू पाया जा सकता है।
और इसके बाद इसमें जो है वो आ जाता है ओकरा लीफ कर्ल वायरस। इसमें जी जो है वो जो नए पत्ते होते हैं वो जर्दी माइल के होकर मुड़ जाना होता है, कप शेप में जो है वो बन जाते हैं। तो इसके लिए जो है वो भी स्प्रे वगैरह है, अगर उन पे किया जाए तो उससे हम बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें एक आ जाता है भिंडी का जर्द रंग का वायरस, जिसको येलो वेन मोज़ेक वायरस कहा है, जो कि व्हाइट फ्लाई की वजह से आ जाता है। तो इसमें ये है कि अगर आप व्हाइट फ्लाई को कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप जो है ना वो इस बीमारी से इसको काबू पा सकते हैं। जी मैम, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि किसान भाइयों को इसमें समझ आ गई होगी कि उन किस बीमारी के लिए कौन सा स्प्रे और किस तरह से उससे महफूज रहना है। मैम जो सबसे एंड पे मरहला आता है कि हमने इसकी जो चुनाई करनी होती है भिंडियों की, जैसे कि अभी आपने थोड़ा सा पहले भी बताया है, तो ये सबसे मुश्किल मरहला है कि वो लेबर को जो है वो मुश्किल पेश आती है। तो ये आप मौजूद टाइम कौन सा है कि किस टाइम पे जो है वो लेबर इसको करे कि हाथों पे कम से कम जो है वो जख्मी, और कौन सी ऐसी तदाबीर है जिनके इख्तियार करें कि लेबर को ज्यादा पेनफुल ना लगे? और हाँ जी, इसमें ये मैंने बताया कि एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो इसकी पिकिंग की जाए, ताकि जो है वो और भिंडियाँ जब उसकी चुनाई की जाए तो किसी ऐसी हवादार टोकरी के अंदर रखें और उसके नीचे जो है वो गीला टाट करके या जो पटसन की बोरी है उसको गीला करके रखें, और उसके ऊपर जो है ना वो जब चुनाई करें फलों को तो उसके अंदर रखें। और ये जो चुना हुआ फल है ये किसी सायादार जगह में रखें। अब जब मार्केट की डिमांड होती है, अगर दरमियाने साइज का आप, हमारी जो लाइकिंग है वो है कि जब फल जो है वो 6 से 8 सेंटीमीटर का हो जाए तब उसकी चुनाई कर ली जाए। ज़्यादा बड़ा और सख्त फल जो है वो हमारे पंजाब में लाइक नहीं किया जाता। इसके बरक्स केपीके में जो है जिसके अंदर थोड़ा-सा बीज बन गया हो, वैसी सख्त भिंडियाँ जो है वो पसंद की जाती हैं। हमारे पंजाब में जो है वो दरमियाने साइज़ की और जो टेंडर्ड हैं, डार्क ग्रीन कलर की हैं, वो पसंद की जाती हैं। तो उसके लिए ये है कि दस्ताना पहन के हाथों पे तो उसको जो है वो रखा जाए, और फिर ये देख लिया जाए कि जो बीमार शुदा हैं या जो जिन पे ये बोरस का अटैक है, उन भिंडियों को अलग कर लिया जाए, और फिर इनको इसी तरह जो है वो गीले कपड़े से ढाँप कर तो मार्केट जो है वो कर दिया जाए, ताकि जितना अच्छा फ्रेशिंग जो है वो फल होगा उतना ही मंडी में उसका ज़्यादा आपको दाम है। जी मैम, मैम इसकी कितनी चुनाइयाँ जो हम करते हैं और कितने वक्फे के बाद, मतलब एक चुनाई के बाद कितने दिन बाद हम दूसरी चुनाई करें, और मतलब इसके बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। इसमें ये है कि जब हम फरवरी मार्च में लगाते हैं तो हम 45 से 50 दिन के बाद जो है ना भिंडी तोरी का फल आना शुरू हो जाता है। शुरू में हर 5वें दिन बाद इसकी चुनाई करें। जब आप इसकी 5 चुनाइयाँ कर लेंगे, फिर उसके बाद हर 1 दिन छोड़ के अगले दिन उसकी चुनाई करें। हर 1 दिन छोड़ के उससे अगले चुनाई करें। तो इसमें हमने 40 पिकिंग्स 40 चौड़ाइयाँ तक ली हुई हैं, जो हम फरवरी मार्च में करते हैं। फिर उसके बाद जब हम जून जुलाई में लगाते हैं तो उसमें भी तकरीबन जो है ना हमने 35 के करीब जो है वो इसकी चुनाइयाँ ली गई हैं। लेकिन ये है कि हर 5 से 6 चुनाई के बाद जो है वो आप इसमें यूरिया डालें, पानी लगाएँ, तो आपको जो है वो अच्छे कलर का और फ्रेश जो है वो फ्रूट आप इससे ले सकते हैं। जी मैम, बहुत और शुक्रिया। जी जी। अगर इसकी हम फ़ी एकड़ पैदावार की बात करते हैं तो 6 से 8 टन फ़ी एकड़ पैदावार लेते हैं हम भिंडी से। जी मैम, मैम जब हम बुवाई करते हैं तो बुवाई से कितने टाइम के बाद जो है हमारे पास पहली चुनाई या हम ये चुनाई, हमारी फसल जो है फ्रूट इस काबिल आ जाता है कि हम उसकी चुनाई कर सकते हैं? कितना टाइम लगता है फसल को? 45 से 50 दिन बाद। जी मैम। जी मिस्टर हसान ने हैंड रेज किया है। जी हसान साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये ना भिंडी पे मोस्टली तेले का और एक और पता नहीं किसी इंसेक्ट का हमारे यहाँ ना इधर अटैक होता है, जिससे ना इसके पत्ते जो हैं वो उसमें सुराख होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए मैम कोई बायोलॉजिकल कंट्रोल आप रिकमेंड करेंगे या हमें इसका केमियाई कंट्रोल की तरफ ही जाना होगा? कीमियाई कंट्रोल की तरफ ही जाना पड़ेगा। इसमें ये होता है जो अमेरिकन पत्तों पे जो सुराख हो जाते हैं ना जब फ्रूटिंग की स्टेज पे, तो वो अमेरिकन बॉलवर्म होता है जो इसके पत्तों को खा जाता है। उसके नीचे आप देखेंगे सब्ज रंग की जो सुंडी है ना वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। अमेरिकन चितकबरी सुंडी जो है
वो लश्कर की तरह जो है ना वो हमला करती है, जिसकी वजह से पत्ते जो है ना वो खाए जाते हैं। और अगर हम सीडलिंग स्टेज पे बात करें तब भी पत्ते खाए जाते हैं, तो वो चोड़ कीड़ा होता है जिसको कहते हैं कटवर्म, वो उस पे हमला करता है। तो इनके जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल होंगे, लेकिन इतने इफेक्टिव नहीं है जितने के केमिकल कंट्रोल इसका इफेक्टिव है। जी, मैं लेकिन मैम ये भी है कि अगर हम इतने ज्यादा पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते जाएंगे तो एंड पे हमारे पास एक ऑर्गेनिक फूड तो नहीं रहेगी वो। इसके लिए तो हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल या कोई ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए कि हमारा हम पेस्ट कंट्रोल जो कर सकें। और एक ऑर्गेनिक फूड जो हमारे घरों में सब्जी बनती है तो वो तो हम एक तरह से पॉइजन ही खा रहे हैं फिर, नहीं अगर नहीं, हम इतना उसमें ये है कि नहीं, उसमें ये देखें कि अगर आपको कहीं एक एफर्ड, एक व्हाइट फ्लाई या एक जेसटा नजर आ जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपने स्प्रे कर लेना है। इसमें भी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है हर पेस्ट का। जैसे एफर्ड है, तो इसमें जो है अगर 5 आप एक पत्ते के नीचे जो है ना वो 5 एफर्ड्स देखते हैं, तो ये सेफ लिमिट है। अगर छठा, 7, 6 से ऑनवर्ड अगर आपको पत्ते के नीचे नजर आते हैं, उस सूरत में आप स्प्रे की तरफ जाते हैं। अगर आपने कहीं एक पूरी एकड़ में कहीं 1-2 अगर आपने कोई कीड़ा देख लिया, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपने स्प्रे कर देना है। आपने अपने फील्ड की कंडीशंस को देखते हुए ही उसकी तरफ जाना है। जी मैम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम जो है वो किसान भाइयों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। भिंडी की बुवाई से लेके कटाई तक एक एक बात को जो है वो डिटेल से डिस्कस किया गया है। मैम आखिर में अगर हम कहें कि मार्केट वैल्यू जो अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा भी बता दें किसान भाइयों को, कि हम फ्रूट के तौर पे, सब्जी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काश्तकार भाई जो इसको मंडी तक लेके जाते हैं उनके लिए क्या है कि किस तरह ये फायदेमंद है, उसकी पैदावार किस तरह ज्यादा ले सकते हैं कि उनको मंडी में इसके रेट अच्छे मिले और फायदा हो। मार्केट वैल्यू क्या है उसकी पाकिस्तान में? इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पंजाब में जो है वो ज्यादा बड़ा और सख्त फल जो है वो पसंद नहीं किया जाता। अगर आप उसको मुनासिब साइज का, जैसे मैं 6 से 8 सेंटीमीटर का बताया है, उस टाइम पे आप उसको देख लें, उसका डार्क ग्रीन कलर हो इस तरह के फल को अगर आप उसको उसकी चुनाई कर लेते हैं और मार्केट तक ले जाते हैं, तो आपको अब जैसे हर शुरू में जब हम देखते हैं कि अप्रैल में, मार्च में जब भिंडी मार्केट में आती है तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा होती है। जब इसका पीक सीजन हो जाता है जून जुलाई में, तब इसका रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसको देखते हुए फिर आपको जो है ना वो मार्केट की वैल्यू का अंदाजा हो जाता है कि अगर आप इस सीजन में लगाएंगे तो आपको इसकी इतनी जो है वो प्राइस मिलेगी, इतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, और अगर आप इस सीजन में लगाएंगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा। जी मैम, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों के लिए ये प्रोग्राम जो है वो बहुत ही फायदेमंद रहा होगा और कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। और मैम एंड पे मैं आपके रिमार्क्स लेना चाहूंगी कि अगर आप 2-4 बातें ऐसी किसान भाइयों को मशवरे के तौर पे दें, क्योंकि भिंडी है, इसके लिए टेम्परेचर का, जमीन का और आपाशी खादों का ये बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर आप थोड़ा सा गाइड कर दें कि कौन सी ऐसी रिकमेंडेशन आप किसान भाइयों को देंगे कि जिससे वो ये कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो भिंडी की काश्त कर सके, जिससे उनके लिए फायदा हो, वो मुनाफा कमा सके इससे। हाँ जी, जी इसमें सबसे पहले तो ये है कि ये सर्दियों मौसम गर्मा की फसल है, तो इसके लिए टेम्परेचर जो है ये बहुत बड़ा इसका रोल प्ले करता है। कि अगर तो टेम्परेचर जो है वो 18 से कम होगा तो इसकी बजाय मुमकिन नहीं है। अगर आप अर्ली लगाना चाह रहे हैं तो उसको ठंड में लगाएं, ओपन फील्ड में ना लगाएं। दूसरा ये है कि इसके जो है वो खादों का इस्तेमाल जो है वो, जैसे मैंने बताया कि जमीन की तैयारी के वक्त डालें प्रॉपर, और फिर हर 4 से 5 तुड़ाइयों के बाद जो है वो यूरिया खाद डालें, ये है। तीसरा ये है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें आबापाशी का, कि ये जो सब्जियां हैं ये दूसरी जो मेजर क्रॉप्स हैं उनसे जरा बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव है। तो इसके लिए जो खास ख्याल रखना चाहिए कि जब आपने आबापाशी करनी है वो इतना ज्यादा ना कर दें कि वटों के ऊपर चढ़ जाएं,
इतने कम ना करें कि पौधे जो है वो उनको इस चीज की कमी हो जाए। तो लिहाजा इन सब चीजों को देखते हुए अगर इनको आप प्रॉपर हर काम प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो एट अ टाइम करते हैं, प्रॉपर टाइम पे करते हैं, तो ही आप जो है ना वो इससे अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। जी मैम, बहुत शुक्रिया हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिन्होंने इस बैठक में शिरकत की, उनका भी शुक्रिया। और अपनी मेजबान को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली बैठक में किसी नए टॉपिक के साथ और नए मेहमानों के साथ जरूर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।